हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम वाक्य की परिभाषा समझेंगे और वाक्य के सभी भेद भी पढ़ेंगे। हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी समझेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके और ट्रिक्स के साथ आपको ये वाक्य के भेद पढ़ाऊंगी, जिससे कि आप किसी भी वाक्य को देखकर उसके भेद को आसानी से पहचान पाएंगे और एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास 8 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 8 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो इस पर भी हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं वाक्य क्या होते हैं। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्दों के व्यवस्थित व्यवस्थित होने का मतलब है कि उनका एक क्रम में होना, और सार्थक सार्थक यानी मीनिंगफुल होना। आइए इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये क्रम में है, व्यवस्थित हैं, और हमें इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो यह एक वाक्य है। अगर मैं कहूं खेल रहे हैं बच्चे, तो अब इस सेंटेंस से हमें थोड़ा बहुत मीनिंग तो समझ में आ रहा है, वो कुछ सार्थक तो है, बट जो शब्द हैं वो उसमें क्रम में नहीं है, यानी वो व्यवस्थित नहीं है। तो खेल रहे हैं बच्चे ये एक वाक्य नहीं है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें शब्द एक क्रम में भी हो और वो सार्थक भी हो, यानी वो मीनिंगफुल भी हो, उसे कहते हैं वाक्य। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। वह आज शाम को आएगी। यह मेरी किताब है। ये सब भी वाक्य हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो एक पूर्ण वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। उद्देश्य जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय यानी प्रेडिकेट। तो आइए उद्देश्य और विधेय को एक एक करके समझ लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। तो वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो कहलाएगा उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल, खरगोश गाजर खा रहा है। यहां पर इस वाक्य में देखिए किसके बारे में बात हो रही है? खरगोश के बारे में, कि खरगोश गाजर खा रहा है, तो खरगोश हुआ उद्देश्य। मेरा भाई सो रहा है। यहां पर भाई के बारे में, मेरा भाई, कौन, किसका भाई? मेरा भाई, उसके बारे में बात हो रही है, तो मेरा भाई हुआ उद्देश्य। बिल्ली दूध पी रही है। कौन दूध पी रही है? किसके बारे में बात हो रही है? बिल्ली के बारे में, तो बिल्ली है इस वाक्य में उद्देश्य। तो उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात कही जा रही है। अब विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब हमने पीछे उद्देश्य समझ लिया है, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि खरगोश गाजर खा रहा है। अब इसमें उद्देश्य क्या है? खरगोश। और खरगोश के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो गाजर खा रहा है। तो गाजर खा रहा है, ये है विधेय। मेरा भाई सो रहा है। उद्देश्य क्या है? मेरा भाई, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? सो रहा है, तो सो रहा है विधेय। बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली है उद्देश्य, और वो क्या कर रही है? वो दूध पी रही है, तो दूध पी रही है विधेय। ठीक है, तो अब उद्देश्य और विधेय हमें समझ में आ गए हैं। अब आइए हम समझते हैं वाक्य के भेद। तो जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रचना के आधार पर और दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं।
विधानवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। आइए इन सभी प्रकारों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। तो वो वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है वो होते हैं सरल वाक्य। देख लेते हैं कुछ उदाहरण। मैं आगरा जाऊंगा। अब इस वाक्य में देखिए एक ही क्रिया है, जाऊंगा, तो ये है एक सरल वाक्य। पिताजी कल आ रहे हैं। इस वाक्य में आने की क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया है वो, तो ये है सरल वाक्य। वे झूठ नहीं बोलते। क्या क्रिया है इसमें? बोलने की, और वो एक ही क्रिया है, तो इसलिए ये भी है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य वो होते हैं जिनमें एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य, जिन्हें इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय यानी संयोजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य एक संयोजक से जुड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। यहां पर देखिए दो सरल वाक्य हैं, दादाजी सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। ये दोनों ही सरल वाक्य एक संयोजक और से जुड़े हुए हैं, तो ये है एक संयुक्त वाक्य। और दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि ये जो दोनों ही सरल वाक्य हैं ये अपने आप में पूरे हैं। अगर हम कहें दादाजी सो रहे थे तो ये एक पूर्ण वाक्य है। इसी तरह से बच्चे खेल रहे थे तो ये भी एक पूरा वाक्य है। तो ये जो दोनों सरल वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, ये अपने आप में पूरे होते हैं और ये एक संयोजक से जुड़े होते हैं। दूसरा उदाहरण, मैं तो यहीं रहूंगा पर आपको जाना होगा। अब इस वाक्य में देखिए दो सरल वाक्य हैं, मैं तो यहीं रहूंगा, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। इसी तरह से दूसरा सरल वाक्य है आपको जाना होगा, ये भी अपने आप में पूरा है। और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक संयोजक पर से, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। मुझे गणित पसंद है लेकिन मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं है। अब इस वाक्य में भी देखिए दो वाक्य हैं, मुझे गणित पसंद है, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं है, ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है, और ये जुड़े हुए हैं लेकिन से। ठीक है, तो ये भी एक संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा प्रकार होता है मिश्र वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, बट इसमें जो एक वाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, यानी कि वो मेन सेंटेंस होता है, वो अपने आप में पूरा होता है। पर दूसरा जो वाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है, यानी कि वो अपने आप में पूरा नहीं होता। उसका मीनिंग जब भी स्पष्ट होता है जब हम प्रधान उपवाक्य के साथ उसको जोड़ते हैं। आइए कुछ उदाहरण के साथ इसे मिश्र वाक्य को समझ लेते हैं। पिताजी ने कहा वे कानपुर जाएंगे। अब यहां पर दो वाक्य हैं, पिताजी ने कहा वे कानपुर जाएंगे। देखिए अगर मैं आपको सिर्फ कहूं पिताजी ने कहा, अब जब मैंने सिर्फ यही बोला तो आपको लगेगा कि अभी मैं आगे कुछ और बोलने वाली हूं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो मैंने आपको कहा ये पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये अधूरा है। तो ये जो पिताजी ने कहा ये आश्रित उपवाक्य है, वे कानपुर जाएंगे ये प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि ये अपने आप में पूरा है। अगर मैं सिर्फ कहूं वे कानपुर जाएंगे तो ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसी तरह से यदि आप परिश्रम करोगे तो आप अवश्य सफल होंगे। अब इधर देखिए दो वाक्य हैं, यदि आप परिश्रम करोगे और दूसरा है आप अवश्य सफल होंगे।
अगर हम कहें यदि आप परिश्रम करोगे, मैं सिर्फ यहीं पर रुक जाऊं, तो आपको लगेगा ना कि अभी मैं आगे कुछ और बोलने वाली हूं, क्योंकि ये क्या है, ये अभी अधूरा वाक्य है। अगर मैं कहूं आप अवश्य सफल होंगे, तो ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है, ये अधूरा नहीं है। तो मिश्र वाक्य में यही होता है, एक अधूरा वाक्य और एक पूरा वाक्य। जब वह विद्यालय गया तो अध्यापक ने उसे डांट दिया। अब इसी तरह से देखिए, बताइए, अब आप बताइए कि इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। जी हाँ, जब वह विद्यालय गया, ये एक आश्रित उपवाक्य है जो डिपेंडेंट है किस पे, इस पे, अध्यापक ने उसे डांट दिया, प्रधान उपवाक्य पर। तो ये होते हैं फ्रेंड्स मिश्र उपवाक्य, मिश्र वाक्य, जिनमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। फ्रेंड्स, अगर आपको मिश्र वाक्य में अभी भी कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देती हूं, जिससे आप हमेशा मिश्र वाक्य को आसानी से पहचान पाएंगे। देखिए, इनमें क्या होता है मिश्रित वाक्य में, कि इनमें यदि, की, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द जरूर होंगे। यदि, की, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द, जैसे कि जो, जब, जहां, जिसको, जिनको, जिसे, जिससे, जितना, जिसमें, जिन्होंने, जिनके, जैसे, ज्यों आदि। तो अगर किसी भी वाक्य में इनमें से कोई शब्द है, तो यानी वो मिश्र वाक्य है। उदाहरण दिखा देती हूं। मुझे बताया गया कि वह बाहर गया है। यदि बारिश होती है तो हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। वह मेरी बहन है जो बाहर खड़ी है। तो इन सब में देखिए, ये सब वर्ड्स हैं। पहले सेंटेंस में की, दूसरे में यदि, तीसरे में जो। तो इस फ्रेंड्स, जिन भी वाक्यों में ये वर्ड्स आते हैं, वो मिश्र वाक्य ही होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और सिंपल ट्रिक है मिश्र वाक्य को पहचानने की, कि यदि उनमें ये सब वर्ड्स आते हैं, इनमें से कोई भी वर्ड आता है, तो वो वाक्य है मिश्र वाक्य, कोई और वाक्य वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब आइए इसके ऊपर हम अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें रचना के आधार पर उनके भेद बताने हैं। पहला वाक्य, राधा पढ़ती है। देखिए, इस वाक्य में एक ही क्रिया है, पढ़ने की, तो ये हुआ सरल वाक्य। दूसरा, अंकित बाजार गया और उसने फल खरीदे। देखिए, इस वाक्य में दो क्रिया हैं, तो यानी कि ये सरल वाक्य तो हो नहीं सकता, या तो ये संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा। अब देखिए ध्यान से कि इसमें जो दोनों वाक्य हैं वो अपने आप में पूरे हैं। अंकित बाजार गया, ये एक पूर्ण वाक्य है। उसने फल खरीदे, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो यानी कि ये जो है, ये एक संयुक्त वाक्य है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब इस वाक्य में देखिए शब्द आ गया है यदि, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द आता है यदि, तो वो क्या होगा, वो होगा मिश्र वाक्य। तुमको चलना होगा या तुम्हारे भाई को चलना होगा। अब इस वाक्य में देखिए दो सरल वाक्य हैं। तुमको चलना होगा, ये एक पूर्ण वाक्य है अपने आप में। तुम्हारे भाई को चलना होगा, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो यानी ये है संयुक्त वाक्य। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पौधे हरे हो गए। तो यहां पर अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूं, जैसे ही वर्षा हुई, तो आप सोचेंगे कि अभी मैं आगे कुछ और बोलने वाली हूं, यानी कि ये एक अधूरा है ये अभी। तो यानी फ्रेंड्स कि ये जो पूरा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य हुआ, ये हुआ एक मिश्र वाक्य। और दूसरी बात, अगर आपको ट्रिक याद है तो देखिए इसमें जैसे वर्ड है जो ज से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य ही होगा। मैं आगरा जाऊंगा, इसमें इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, जाने की, तो ये हुआ सरल वाक्य। अरुण ने खाना खाया और सो गया। अब इस वाक्य में देखिए दो वाक्य हैं, दो क्रिया हो रही हैं, और वो क्या है, दोनों वाक्य कौन कौन से, अरुण ने खाना खाया, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। सो गया, वो सो गया, ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है। तो ये जो है, ये हुआ कौन सा, संयुक्त वाक्य।
विकास मुस्कुराता है। यहां पर इस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है, मुस्कुराने की, तो ये है सरल वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। विधानवाचक वाक्य, जिसे कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है, और इंग्लिश में फ्रेंड्स इन्हें कहते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो क्या होते हैं ये विधानवाचक वाक्य? जो वाक्य सामान्य रूप से किसी बात या घटना का वर्णन करते हैं, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जो कोई भी फैक्ट बता रहे हैं। जैसे कि उदाहरण देती हूं, मीरा डॉक्टर है। तो ये एक फैक्ट है कि भाई जो मीरा है वो डॉक्टर है। तो एक बहुत ही सामान्य रूप से हमने एक बात बताई है, तो ये है विधानवाचक वाक्य। इसी तरह से बारिश हो रही है, भाई बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ये भी एक फैक्ट है, तो ये है विधानवाचक वाक्य। बच्चे शोर कर रहे हैं, बहुत ही हमने एक ये बात बता रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं। तो विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जो फैक्ट बता रहे होते हैं, वो किसी बात या घटना का वर्णन कर रहे होते हैं, तो वो कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है प्रश्नवाचक, यानी ये वो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उदाहरण देख लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इन सभी वाक्यों में देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इनमें शब्द यूज हो रहे हैं कहाँ, क्या, क्यों। इनसे हमें समझ में आ रहा है कि इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सभी है प्रश्नवाचक वाक्य। और इनको पहचानने के लिए एक ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूं कि इन प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में, वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये समाप्त होते हैं, यानी एंड में इनके हमेशा लगता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इन ऊपर इन तीनों उदाहरण में देखिए इनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में यही होता है कि एक तो प्रश्नवाचक शब्द होगा और वो एंड हो रहे होते हैं क्वेश्चन मार्क से, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य, जिसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है वो वाक्य होते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स ये वो वाक्य होते हैं जिनमें कोई कार्य नहीं होने का बोध हो। उदाहरण देखते हैं। दीवार पर लिखना मना है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज बारिश नहीं होगी। तो देखिए इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है कि जो कार्य है उसके नहीं होने का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में देखिए दीवार पर लिखना मना है, यानी कि जो लिखने का कार्य है वो मना है। दूसरे वाक्य में खाना ना खाने का बोध हो रहा है। तीसरे में बारिश नहीं होगी, तो जो बारिश होने का कार्य है वो नहीं होने का बोध हो रहा है। तो ये सभी वाक्य हैं निषेधवाचक वाक्य। क्यों? क्योंकि इनमें कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है। तो अब इन निषेधवाचक वाक्यों को पहचानने की मैं आपको एक आसान सी ट्रिक भी बता देती हूं। इन सभी वाक्यों में देखिए कैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नहीं, ना, मत, मना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है निषेधवाचक वाक्यों में। तो आपको अगर कोई वाक्य दिखता है जिनमें ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी वो कौन सा वाक्य है? वो है निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी अचानक या तीव्र भावना जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख या घृणा का बोध होता है वो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो फ्रेंड्स ये वो वाक्य होते हैं जिसमें हम कोई सडन फीलिंग, अचानक या तीव्र भावना होती है, जो हमारी सडन फीलिंग होती है, वो भावना कोई भी हो सकती है, जैसे कि आश्चर्य, खुशी, दुख या घृणा। तो जो वाक्य इनका बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। उदाहरण देख लेते हैं। अरे कितना सुंदर दृश्य है,
जैसे कि कभी हम कहीं घूमने गए हैं, वहां पर हमने कोई बहुत ही सुंदर दृश्य, कोई सीनरी ऐसी देख ली है, तो हम कैसे बोलते हैं? अरे कितना सुंदर दृश्य है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब जैसे तुम्हें पता चला भी किसी ने कोई अच्छा काम किया, तो तुम्हारे मुंह से अचानक से क्या निकलता है? वाह, है ना? ऐसे बोलते हैं वाह क्या काम किया है। तो जब हम किसी कोई अचानक अपनी कोई तीव्र भावना जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उस वाक्य को हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। ओह, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया है या किसी की डेथ हो गई है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओह, भाई मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। तो ये सभी होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब इसे पहचानने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए इन वाक्यों में विस्मय आदि बोधक शब्द यूज होते हैं। वो शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वाह, शाबाश, हाय, अरे, ओ। तो ये ऐसे विस्मय आदि बोधक शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं इन वाक्यों में, जैसे कि ऊपर के उदाहरण में देख लीजिए, है ना? और दूसरी पहचान होती है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह यूज होता है। ये देखिए जिसे इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, तो ये भी इस्तेमाल करा जाता है इन वाक्यों में इन विस्मय आदि बोधक शब्दों के बाद। तो यह पहचान है इन विस्मय आदि बोधक वाक्यों की। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, वो वाक्य होते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है संदेह, यानी कि जिस वाक्य में कुछ संदेह हो, किसी कार्य के होने का संदेह हो, वो वाक्य होते हैं संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण, शायद वह कल आए। अब यहां पर एक संदेह है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, शायद आए कल। संभवतः वह सुधर जाए, कोई पक्का नहीं है कि वह सुधर जाएगा या नहीं, संदेह है। आज बारिश हो सकती है, भाई बारिश की संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, कुछ पक्का नहीं है। तो ये सभी हैं संदेहवाचक वाक्य। तो देखिए अब इन संदेहवाचक वाक्यों को पहचानने के लिए एक आसान सी ट्रिक भी समझ लेते हैं। इन वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग होता है, जैसे कि शायद, संभवतः, हो सकता है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग होता है संदेहवाचक वाक्यों में। अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद का बोध हो, वो वाक्य होते हैं इच्छावाचक वाक्य। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नव वर्ष की हार्दिक बधाई। जब हम किसी को बधाई देते हैं, जैसे कि नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो हम उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो होते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसी तरह से अगर बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो, तो ये एक आशीर्वाद है, ये है इच्छावाचक वाक्य। तुम अपने कार्य में सफल रहो। अब ये जो वाक्य है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक इच्छा, एक आशा या एक आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो ये भी है इच्छावाचक वाक्य। तो याद रखिए इच्छावाचक वाक्य में हम इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद का बोध करा रहे होते हैं, वो वाक्य होते हैं इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, जिसे हम शर्त बोधक वाक्य भी कहते हैं। ये वो वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। आइए कुछ उदाहरण से हम इस संकेतवाचक वाक्य को समझ लेते हैं। अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई पहली बात है तुम रुको, अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक शर्त है, पहले पहले तुम रुकोगे तो फिर मैं रुकूंगा। तो पहले एक काम पूरा होगा, जब दूसरा काम पूरा होगा, तो उसमें एक शर्त होती है। अगर मैं वहां होता तो मैं मदद करता। इधर भी देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं वहां होता, तो ये पहली क्रिया है, अगर मैं वहां होता तो मैं मदद करता, तो ये दूसरी क्रिया है। तो ये दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है, ठीक है। और इसको हम शर्त बोधक वाक्य भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ये पहली शर्त होती है कि मैं वहां होता
तो फिर मैं मदद करता। तो एक इसमें शर्त होती है, इसलिए इन्हें शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। इसमें भी वही हो रहा है कि पहली अगर ये क्रिया पूरी होती कि वर्षा होती, तो दूसरी क्रिया होती फसल भी अच्छी होती। तो इसमें फ्रेंड्स एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसमें दो बातें हो रही होती है संकेतवाचक वाक्य में। पहली बात पहले पूरी होगी तो दूसरी बात पूरी होगी। इन सभी उदाहरणों में हमने यही देखा है कि पहले वाली बात अगर पूरी होगी तो ही दूसरी बात पूरी होगी। तो इन वाक्यों में फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है संकेतवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला प्रकार होता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश अथवा प्रार्थना की गई हो वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स जिन भी वाक्यों में आज्ञा, आदेश, उपदेश या प्रार्थना का बोध हो रहा होता है वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण देख लेते हैं। कृपया मदद करो। अब यहां पर देखिए कोई प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज मेरी मदद करो, कृपया मदद करो। तो ये है एक आज्ञावाचक वाक्य। तो यानी कि अगर आपको वाक्यों में कृपया शब्द दिखाई देता है तो आप उसे आज्ञावाचक वाक्य मार्क कर सकते हैं। उसे मत छुओ। तो यहां पर देखिए हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि भाई उस चीज को मत छुओ। तो ये भी है आज्ञावाचक वाक्य। अपने से बड़ों का आदर करो। अब इसे फ्रेंड्स आप एक उपदेश भी मान सकते हैं या आदेश भी ले सकते हैं कि हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये भी है आज्ञावाचक वाक्य। तो याद रखिए आज्ञावाचक वाक्य में जैसे कि नाम से पता चल रहा है या तो कोई आज्ञा होती दी जा रही होती है या आदेश दिया जा रहा होता है या कोई उपदेश या प्रार्थना करी जा रही होती है। अब हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के सभी प्रकार समझ लिए हैं। आइए अब इस पर अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो यहाँ पर हमें वाक्य दिए हुए हैं, हमें उनका अर्थ के आधार पर उनका भेद बताना है। पहला वाक्य, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अब यहाँ पर देखिए हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ इच्छावाचक वाक्य। वह कल नहीं आया। अब यहाँ पर जो आने का जो काम था वो नहीं हुआ, यानी किसी काम के ना होने के बोध हो रहा है। तो ये है निषेधवाचक वाक्य। इधर देखिए मैंने आपको बताया था ना जिन वाक्यों में ये नहीं, मत, ना ऐसे शब्द आ रहे होते हैं वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। शायद वह आज आ जाए। अब यहां देखिए इस वाक्य में शायद कहा जा रहा है, यानी कि उसके आने में संदेह है, पक्का नहीं है कि वो आएगा नहीं आए, शायद वह आज आ जाए। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ संदेहवाचक वाक्य। सूर्य पूरब से निकलता है। इस वाक्य में हमें एक फैक्ट बताया जा रहा है कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। तो ये वाक्य हुआ विधानवाचक वाक्य। अगला देख लेते हैं, यहां आकर बैठो। यहां पर आदेश दिया जा रहा है बैठने का कि यहां आकर बैठो। तो ये है आज्ञावाचक वाक्य। तुम कहां जा रहे हो? अब इस वाक्य में देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिए ये चिन्ह भी है क्वेश्चन मार्क का और शब्द आ रहा है कहां। तो प्रश्नवाचक शब्द भी है इधर। तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो। तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। वाह कितना सुंदर गुलाब है। तो इस वाक्य में फ्रेंड्स एक तीव्र भावना जैसे कि आश्चर्य का बोध हो रहा है। और दूसरा दूसरा देखिए यहाँ पर हम इससे भी पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाह बोला जा रहा है जो कि एक विस्मय आदि बोधक शब्द है और उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? यस, ये हुआ विस्मय आदि बोधक वाक्य। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। इस वाक्य में दो बातें हो रही हैं। पहली बात अगर पूरी होती तो दूसरी बात पूरी होगी।
वो कहता है कि अगर हम थोड़ा और तेज चलते, अगर ये कार्य होता तो बस नहीं छूटती, यानी तो दूसरा कार्य होता। तो ऐसे वाक्यों में मैंने क्या बताया था आपको, कौन से वाक्य होते हैं? जी हाँ, ये होते हैं संकेतवाचक वाक्य।